एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था क्राय। बचपन से ही उसके गांव के लोग उसे एक नकारा और बदकिस्मत इंसान मानते थे जो कि अपनी जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। वह लड़का बिल्कुल आम था, ना उसके पास कोई खास पावर थी, ना कि उसमें किसी भी चीज को करने का कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त सबका बदलता है, इसका भी बदला और एक दिन बाजी ऐसी पलटी कि वही बदकिस्मत लड़का एक बहुत बड़े ट्रेजर हंटर ग्रुप का लीडर बन गया। मगर क्राय का सपना एक शांत और पीसफुल लाइफ जीने का था, क्योंकि उसे एडवेंचरर बनना और मॉन्स्टर से लड़ने का कोई शौक नहीं था। उसके दिल का सुकून उसे उस छोटे से गांव में ही मिलता था जिसमें कि वो पैदा हुआ था। लेकिन उसके बचपन के दोस्त वो थोड़े हटके थे, क्योंकि वो लोग दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर हंटर बनना चाहते थे। क्योंकि क्राय के साथ साथ लोग उन बच्चों को भी बहुत बुली किया करते थे, तो उनका मानना यह था कि ट्रेजर हंटर बन जाने के बाद सभी लोग उनका नाम रिस्पेक्ट से लेंगे। अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट के बाद क्राय ने ये रास्ता चुन तो लिया था, लेकिन वो दिल से कभी भी ट्रेजर हंटर नहीं बनना चाहता था। एनिमे काफी मस्त होने वाला है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। कहानी शुरू होती है क्राय से, जो कि अब एक जवान लड़का बन चुका है और वो अब एक कैपिटल सिटी में रहने लग गया है। एक दिन क्राय को ये पता चलता है कि उसकी सिटी में हंटर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है और हंटर्स की रिक्रूटमेंट के लिए एक फर्स्ट स्टेप नाम की गिल्ड हंटर्स को ढूंढ रही होती है। जब ये सब बातें क्राय को पता चलती हैं, तो क्राय चुपचाप अपना भेस बदलकर एक लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। जिस लाइन में क्राय खड़ा हुआ था उसके पीछे एक हॉट बैडी खड़ी होती है जिसका नाम होता है रोडा, जो कि क्राय को देखकर बार बार उसे सुनाने के लिए ये लगातार बोलती जा रही थी कि वो हमेशा अकेला काम करती है और कभी भी वो किसी भी पार्टी का हिस्सा बनना पसंद नहीं करती। लेकिन इस बार उसके साथ थोड़ा अलग हुआ था, क्योंकि उसके ट्रेजर वॉलेट में एक दिक्कत आ गई थी। इसीलिए मजबूरी में आकर उसने एक गिल्ड का हंटर बनने का डिसाइड कर लिया। तभी हम देखते हैं कि उसी ग्रुप में एक आदमी खड़ा होता है जिसके मुंह पर एक छोटा सा कट होता है। वो उस लड़की का मजाक उड़ाने लगता है। वो उसकी गिल्ड का नाम लेते हुए उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारी गिल्ड व्हाइट वुल्फ डैन अभी भी लेवल 3 की ही है, तुम अपने आप को समझती क्या हो। उसकी बातों को सुनकर रोडा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिससे वहाँ पर उन दोनों में घमासान बहस होने लगती है। माहौल में गर्मी बढ़ती हुई देखकर क्राय को लगता है कि उसे यहाँ से बचकर निकलना चाहिए, क्योंकि क्राय हमेशा से ऐसी जगहों से बचकर रहना चाहता था और वो खुद को छिपाने के लिए खुद को वॉल के साथ चिपकाने लगता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना ले। तभी उन दोनों की बहस को सुनकर दूर खड़ा हुआ एक गार्ड उन लोगों के पास आता है और उन दोनों के झगड़े को सुलझा देता है। जिसके थोड़ी ही देर के बाद वो सभी एक टर्बन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम क्राय और रोडा को एक साथ खड़े हुए देखते हैं। क्राय रोडा से कहने लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मैं ऐसे इवेंट्स में हमेशा आता रहता हूँ। रोडा क्राय से इस इवेंट की सबसे बेस्ट पार्टी के बारे में पूछती है। क्राय उसे बताता है कि यहाँ पर एक आर्क पार्टी है। वो रोडा से कहने लगता है कि आर्ट एक कमाल का लड़का है और इसके साथ ही वो काफी स्टाइलिश भी है। आर्क के पास एक लेवल 7 का सर्टिफिकेट भी है और उसने अपने सिर्फ 5 साथियों के दम पर एक 7 रैंक वॉलेट ट्रेजर को क्लियर किया था। आर्क की पार्टी का काफी इंप्रेसिव ग्रुप है। उसकी इन बातों को सुनने के बाद रोडा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी रोडा देखती है कि आर्क के ग्रुप के पास एक खाली सीट पड़ी हुई है। इससे पहले कि रोडा क्राय से ये पूछती कि ये खाली सीट आखिर किसकी है, तभी वो बंदा जिसके मुंह पर निशान होता है वो फिर से उस लड़की के पास आ जाता है और वो उससे गुस्से में कहने लगता है कि तुझे ये भी नहीं पता ये सीट ग्रीवस की है, जिसने की फर्स्ट स्टेप क्लैन की शुरुआत की थी। और वो बंदा रोडा से कहने लगता है कि ग्रीवर्स यहाँ पर इस बार इसीलिए आया है क्योंकि वो पहली बार किसी नए बंदे को अपनी पार्टी में लेने वाला है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक नया सीन क्रिएट हो जाता है। वो लोग देखते हैं कि एक लाल बालों वाला बंदा गुस्से में चिल्लाने लगता है, मैं सिर्फ ग्रीवर्स की पार्टी के लिए यहाँ पर आया हूँ, आखिर वो कहाँ छुप कर बैठा है, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक टीनो नाम की लड़की उसके सामने आती है, जो कि आने के साथ ही उस रेड हेयर वाले बंदे को डांटने लगती है। ये देखने के बाद एक गार्ड उन दोनों के बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन उस गार्ड के समझाने के बाद भी वो लोग लड़ाई करना बंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर किसी का भी पीछे हटने का मूड नहीं होता। जिससे वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली है। तभी हम क्राय को देखते हैं, जो कि रोडा से कहने लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना खामखा यहाँ पर फाइट शुरू हो जाएगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। मगर तभी उस जगह पर कुछ बहुत अजीब होता है। हम देखते हैं कि टीनो, जो कि उस रेड हेड वाले बंदे से लड़ रही होती है, वो एकदम से रुक जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ जाना पहचाना प्रेजेंस महसूस हुआ था और वो रेड हेयर वाला बंदा उसके लिए अब कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसकी नजरें तो उसी प्रेजेंस को ढूंढ रही होती हैं। एंड ये प्रेजेंस किसी और की नहीं होती, बल्कि वहाँ पर खड़े हुए क्राय की होती है। टीना अब उस रेड हेयर वाले बंदे को इग्नोर करके सीधा क्राय की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे उसने अपने किसी पुराने साथी को ढूंढ लिया हो। और हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद क्राय जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि टीनो उसको टैकल करके उसके ऊपर बैठ जाती है, जिसकी पर्सनैलिटी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। जो कि पहले डेंजरस मोड में थी, अब वो क्राय की दीवानी बन चुकी है। टीनो उसे मास्टर कहकर बुलाने लगती है और उससे सवाल पूछने लगती है कि मास्टर आप यहाँ पर कब से थे, मुझे पता ही नहीं चला। ये सब सुनने के बाद क्राय थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन उसे ये महसूस होने लगता है कि टीनो का नेचर अब पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि पहले जो लड़की सबको डांट रही होती है वो अब सिर्फ मेरे ही करीब मुझसे चिपक कर रहना चाहती है, जैसे उसके अलावा टीनो को दुनिया में कोई भी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लॉन्ड कलर के बालों वाला लड़का आता है एंड ये बंदा होता है आर्क, जो कि काफी कूल और स्टाइलिश लग रहा था।
वो क्राई को अपनी तिरछी नजरों से देखता है और क्राई से कहने लगता है कि तुम काफी लेट हो चुके हो। जब तक यहाँ पर क्लैन के मास्टर और गिवर्स नहीं आ जाते हम ये इवेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सबको अब ये पता चल चुका था कि ये जो मरियल सा लड़का जमीन पर पड़ा हुआ है यही ग्रीवर्स का लीडर है। लेकिन हम क्राई को देखते हैं जो कि काफी शर्मा रहा होता है, वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बाद कहानी वापिस से 5 साल पहले जाती है, जब क्राई ने बचपन में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रेवर्स नाम की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का सिर्फ एक ही सपना था कि वो सभी लोग आगे चलकर एक ट्रेजर हंटर बनेंगे, जिसके बाद सभी लोग उनका नाम रिस्पेक्ट से लेंगे। ग्रीवर्स ने अपनी शुरुआत एक छोटे से वॉलेट को क्लियर करने से शुरू की और ये काम क्राई के दोस्तों की वजह से बहुत तेजी से हो गया था, क्योंकि क्राई तो हमेशा कंफ्यूज और लॉस्ट रहता था और कभी कभी तो वो मॉन्स्टर के सामने सीधा जाकर खड़ा हो जाता था, जैसे कि उसने आज मॉन्स्टर की दावत में शामिल होने का प्लान बना लिया हो। उसके पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं होती। इसकी वजह से उसे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर वो ज्यादा दिनों तक टीम में रहा तो वो सबके लिए बोझ बन जाएगा। इसीलिए क्राई एक दिन ये डिसाइड करता है कि अब से वो इस पार्टी को छोड़ देगा। लेकिन जब क्राई ने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उसके दोस्तों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हमारी पार्टी में तुम्हारे जैसा कोई लीडर नहीं है और हमारे मास्टर के रोल के लिए तू सबसे फिट बंदा बैठता है। ये सुनने के बाद क्राई तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि क्राई तो उनके पास रिजाइन देने के लिए आया था। उसके पास अब कोई चॉइस नहीं होती, इसीलिए उसे अब इस ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है और उसे ये रोल हमेशा निभाना होगा। इसके बाद धीरे धीरे करके वो पार्टी दुनिया की सबसे पावरफुल पार्टी बन गई। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई एक चेयर पर बैठा था। उसके साइड में टीनो और आर्क बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि दोनों उसकी अटेंशन लेना चाहते थे। आर्क उससे पूछता है कि आप लेट कैसे हो गए। क्राई उसे सब कुछ सच बता देना चाहता था कि वो सिर्फ लेट इसीलिए हो गया क्योंकि उसकी नींद टाइम पर नहीं खुली, मगर तब तक को तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर आर्क उससे पूछता है कि क्या आपने किसी को पसंद किया हमारी टीम का एक नया मेंबर बनने के लिए। आर्क की इस बात को सुनने के बाद क्राई उससे पूछता है, अगर मैं कहूँ मुझे वो मेंबर मिल गया हो तो क्या तुम उसे पार्टी में ज्वाइन करोगे। इस पर आर्क कहने लगता है, मास्टर अगर आपने कोई मेंबर चुना है तो जरूर। ये सुनने के बाद उसकी पार्टी के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो आर्क को उसकी बात को सुनने से मना कर देते हैं, मगर आर्क कहने लगता है कि वो क्राई का चुना हुआ सिर्फ एक ही बंदा अपनी पार्टी मिलेगा। क्राई सोचता है गिलबर्ट का दिल तो सच में काफी बड़ा है। तभी वो देखता है कि उसकी एक पार्टी मेंबर उसे लगातार घूरे जा रही है। वहीं हम टीनो को भी देखते हैं जो कि आर्क से कहने लगती है कि मैं क्राई की पार्टी को तो कभी ज्वाइन नहीं करूंगी, वो सिर्फ आर्क की पार्टी को ही ज्वाइन करेगी। इसी दौरान हम गिलबर्ट को देखते हैं जिसने की फिर से वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया था। उसके शोर को सुनकर क्राई को ये याद आता है कि वो भी एक लेवल 4 का हंटर है। जिसके बाद वो सोचता है कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर आर्क जब उसे ट्रेन करेगा तो वो अपनी पार्टी के लिए काफी काबिल मेंबर साबित हो सकता है। मगर क्राई को किसी भी मेंबर को जज करना आता नहीं था, तो वो सोचता है कि जो भी होगा मैं उसे लक के सहारे छोड़ दूंगा। क्राई गिलबर्ट से कहने लगता है कि वो उसे रिकमेंड कर सकता है, मगर उसकी एक शर्त है और उसकी शर्त ये होती है कि गिलबर्ट को ये बताना होगा कि एक हंटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। मगर ये बात सुनकर गिलबर्ट उसे कोई जवाब नहीं देता। उसे ऐसा करते हुए देखकर क्राई गिलबर्ट से कहने लगता है, तुम शायद काफी कमजोर हो और अगर एक पार्टी का मेंबर काफी कमजोर होता है तो पूरी पार्टी का हारना तय है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर्स को मुझे दिखाओ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं जब से हंटर बना हूँ मैं कभी नहीं हारा। ये सुनकर उसकी पार्टी के सभी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं, मगर क्राई मन में सोचता है कि जब मैं कभी लड़ा ही नहीं तो हारूंगा कैसे। तभी क्राई अपने हाथ से एक रिंग निकालता है और वो सभी से कह देता है कि जो भी इस रिंग को सबसे पहले पकड़ेगा वो उसे आर्क की गिल्ड के लिए रिकमेंड कर देगा। वो उस अंगूठी को फेंक देता है और उस अंगूठी के फेंकते ही गिलबर्ट उसे कैच कर लेता है। मगर जैसे ही वो कैच करता है टीनो जबरदस्त फुर्ती दिखाते हुए उसके मुंह पर एक लात मार देती है, जिसकी वजह से गिलबर्ट के हाथ से वो रिंग नीचे गिर जाती है। और थोड़ी ही देर के बाद हमें तबाही का मंजर दिखता है, क्योंकि सभी लोग क्राई की रिंग को पकड़ने के लिए भगदड़ मचाने लगते हैं। एंड इतनी सारी तबाही मचाकर क्राई चुपके से वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वाइस क्लैन मास्टर ईवा उसे बताती है कि जो भी पिछले दिन हुआ था वो सारी बातें न्यूज में आ गई हैं और जो भगदड़ मची थी उससे पूरी जगह तबाह हो चुकी है। लेकिन ये सुनकर भी क्राई बिल्कुल शांत बैठा था। अच्छा ऐसी बात है, कोई मरा वरा तो नहीं वहाँ पर, किसी को चोट तो नहीं आई ना। ये सुनकर एवा कहती है, नहीं मास्टर किसी को चोट तो नहीं आई, मगर एक्सप्लोरर एसोसिएशन आपसे मिलना चाहती है एक बार। अच्छा एवा तो तुम एक काम करो, तुम रिपेयर का बिल आर्क को भेज दो और एसोसिएशन से मिलने के लिए भी आर्क को ही भेज देना। लेकिन ये सुनकर एवा उससे कहती है कि मास्टर आप आर्क पर ज्यादा ही निर्भर हो रहे हो, वो एसोसिएशन सिर्फ आपसे ही मिलना चाहती है। ये सुनकर क्राई समझ जाता है कि अब उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अगर वो उनसे मिलने के लिए नहीं गया तो वो ब्रांच मैनेजर सीधा उसी के पास पहुंच जाएगा। आगे हम देखते हैं कि हारू का ब्रांच मैनेजर गार्क वेल्टर के पास जाता है, जो कि उसके पैरों में गिरकर माफिया मांगने लगता है। मालिक हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमें नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, वो तो मेरा दोस्त है। ये सब कुछ तमाशा होते हुए देखकर गार्क की सेक्रेटरी उसे शांत होने को कहती है, जिसके बाद वो उसे एक बुक देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब से अब सारे हंटर्स पर नजर बनाए रखनी होगी और जो भी तुम्हारे काम है वो सारे काम तुम्हें डेडलाइन से पहले करने होंगे। गार्क उससे कहता है भले ही किसी ने भी कंप्लीट ना करी हो, मगर
फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी फर्स्ट स्टेप जैसी गिल्ड को बाकी गिल्ड्स के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, तो इसीलिए तुम ऐसे ही बच के भाग तो नहीं सकते। क्राय को ये समझ आ चुका था कि वो अब भारी मुसीबत में पड़ने वाला है और उसे अब चोर्स करने होंगे। दरअसल हंटर एसोसिएशन को अलग अलग जॉब्स मिलते रहते हैं और जो भी हंटर्स उन जॉब्स को नहीं करना चाहता उन्हें चोर्स कहा जाता है। लेकिन ये सुनकर क्राय फुल एटीट्यूड में आ जाता है और वो चिल्लाकर सबसे कहने लगता है, मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं करी जो तुम मुझे इतनी भयानक सजा सुना रहे हो। मेरा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता यार, थोड़ा समझो बात को। मगर वो बंदा उसे एक ही बार घूरता है जिससे क्राय की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मैंने कब कहा कि मैं जॉब्स नहीं करना चाहता, मालिक आप भी ना ऐसे ही मुझ पर नजर बनाए रखना अपनी बस। जिसके बाद वो बुक में कोई इजी सा टास्क ढूंढने लगता है जो कि वो खुद भी नहीं करेगा, वो उस टास्क को आर्क को दे देगा। तभी बुक में ढूंढते ढूंढते उसे एक लेवल 3 का टास्क मिलता है जो कि उसे काफी आसान लगता है। ये टास्क असल में एक रेस्क्यू वाला टास्क था, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जो टास्क उसने इतने इजी समझ के पिक किया था वो असल में एक काफी मुश्किल टास्क होने वाला था। ये सब होने के बाद क्राय जब आर्क से मिलने जाता है तो आर्क वहाँ पर नहीं था, वो अपनी टीम के साथ एक मिशन पर गया था। तभी टीनो भी वहाँ पर आ जाती है जो कि क्राय से कहने लगती है कि वो रिंग असल में उसे मिल गई है और वो ये नहीं चाहती थी कि वो रिंग उसके अलावा किसी और की हो जाए। वो आर्क से पूछती है कि क्या वो ये रिंग रख सकती है। क्राय उससे कहता है कि ये असल में एक शूटिंग रिंग है और हाँ तुम इस रिंग को रख सकती हो। और ये सब बताने के बाद क्राय उस लड़की से पूछता है कि आज तुम फ्री हो। और ये सुनकर टीनो को लगता है कि शायद आज क्राय मुझे डेट के लिए पूछने वाला है। हाँ मास्टर मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, बताइए कहाँ चलना है डेट पर। मगर क्राय उससे कहने लगता है ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे एसोसिएशन से एक टास्क मिला है। और जैसे ही टीनो क्वेस्ट के बारे में सुनती है वो वहाँ से भागने लगती है। मगर तभी क्राय टीनो को भागता हुआ देखकर अपनी मैजिक चेन को समन करता है और ऑर्डर देते हुए वो उस मैजिक चेन को टीनो को वहाँ वापस लाने का ऑर्डर देता है। और ये करने के बाद थोड़ी ही देर में वो चेन टीनो को घसीटती हुई बाहर ले आती है। लेकिन टीनो क्राय से काफी नाराज थी क्योंकि उसे लगा था कि आज क्राय उसे डेट पर ले जाने वाला है। मगर टीनो को तो फिर से एक जॉब मिल गया। टीनो को जॉब्स करने में और क्वेस्ट करने में बिल्कुल मौत आती थी जैसे मुझे पढ़ने में आती है। टीनो उससे कहने लगती है ये जॉब बेहद घटिया है और मैं एक लेवल 4 की हंटर हूँ, मेरा लेवल इतना कम है कि मैं अकेले 5 लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकती। उसकी इन बातों को सुनने के बाद क्राय ये समझ जाता है कि ये टास्क उसने जितना इजी सोचा था ये उतना इजी भी नहीं होने वाला। क्राय उससे कहता है तुम कह रही थी ना तुमसे ये टास्क अकेले नहीं हो पाएगा, तो ठीक है तुम्हारे साथ कोई और इंसान भी जाएगा। ये सुनने के बाद टीनो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब क्राय भी उसके साथ जाने वाला है। मगर वो उसके साथ ग्रेग, गिलबर्ट और रोडा को भेज देता है जो कि टीनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। 6 साल पहले जब क्राय की पार्टी पहली बार कैपिटल आई थी तो वो सभी लोग हंटर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए एसोसिएशन में पहुंचते हैं। मगर क्राय को अंदर जाने से डर लग रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो उनके साथ लगातार रहा तो उनकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। मगर क्राय को देखकर वो रेड हेयर वाला बंदा उससे कहता है ये बंदा बहुत ही नौटंकी करता है। और ये कहने के बाद वो सीधा दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। वो इस धमाकेदार अंदाज में सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम है ल्यूक, मैं हूँ इस दुनिया का सबसे ताकतवर सोर्समैन। उस रेड हेयर वाले बंदे के पीछे पीछे लिस भी पहुंच जाती है और कहने लगती है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर थीफ है। और ऐसी भयानक सी एंट्रेंस के बाद क्राय अब वापस तो नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो पार्टी को रजिस्टर करने के लिए ही पहुंच जाता है। और जब पार्टी का नाम रखने की बारी आती है तो क्राय जानबूझकर एक घटिया सा नाम रख देता है ताकि उसकी पार्टी के सभी मेंबर्स उसे लीडर की पोजीशन से हटा दें। वो अपनी पार्टी का नाम ग्रीविंग सोल्स रख देता है एंड उसके लोगों के लिए वो एक काला सा स्कल बना देता है। और जो उसने सोचा था हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसकी पार्टी का नाम और लोगो किसी को भी नहीं पसंद आता क्योंकि ये काफी भयानक था। क्राय उन सबसे कहने लगता है मैं तुम्हारी पार्टी के लीडर के लिए अब फेल हो चुका हूँ, मुझे अपनी पोजीशन अब छोड़ ही देनी चाहिए। मगर ये सुनते ही वो सभी लोग पलट जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो वाकई में काफी अच्छा नाम है। अब प्रेजेंट में क्राय सबको मीटिंग में बुलाता है जिनके ऊपर वो अपना काम थोपना चाहता था। वहाँ पर एक बंदा क्राय से पूछता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या तुम सच में फर्स्ट स्टेप के लीडर हो? क्राय उससे कहता है कि तुम्हें यकीन तो नहीं होगा लेकिन वही है, जिसका मतलब ये था कि वो फेमस 1000 ट्रिक्स है। हंटर एसोसिएशन में जब कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसे एक स्पेशल टाइटल दिया जाता है जिससे वो बिल्कुल सेलिब्रिटीज जैसे हो जाते हैं। और ऐसे ही जब क्राय फेमस हुआ तो उसका एक स्पेशल टाइटल रखा गया जो कि 1000 ट्रिक्स था। लेकिन गिलबर्ट को तो इन सभी बातों पर यकीन ही नहीं होता और वो उससे कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, 1000 ट्रिक्स तो इस कैपिटल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो एक लकड़ी भी नहीं उठा सकते। अपने मास्टर की बेइज्जती सुनने के बाद टीनो उससे कहने लगती है तुम खुद काफी ज्यादा कमजोर हो इसलिए तुम्हें दूसरों की पावर्स नहीं दिखाई देती बेवकूफ। मगर क्राय सोच रहा होता है कौन सी पावर्स, कैसी ताकत, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तो सबसे ज्यादा ताकतवर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे दोस्त लगातार बेवजह मेरी तारीफ करते रहते हैं। जिसके बाद क्राय उन सबसे कहता है कि क्या तुम इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? ये सुनते ही गिलबर्ट सीधा मना कर देता है क्योंकि उससे क्राय पर जरा भी यकीन नहीं होता। ग्रेक घबराया हुआ उसे शांत करवाने की कोशिश करता है क्योंकि ग्रेक ये सोच रहा था कि अगर इस गिल्ड का सबसे ताकतवर बंदा भड़क गया तो फिर हमारा क्या होगा।
मगर वो इतना सनकी होता है कि वो ग्रेग की नाक में अपनी दोनों उंगलियां घुसेड़ देता है। ये देखकर कि गिलबर्ट क्वेस्ट को नहीं करना चाहता, वो ग्रेग से क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए कहता है, जिस पर ग्रेग आसानी से मान जाता है। जिसके बाद वो रोडा को पूछता है। रोडा बताती है कि वो पहले ही वुल्फ्स डेन में जाने वाली थी, इसीलिए आपका मिशन मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। इसके बाद क्राय टीनो से कहने लगता है कि अगर तुम्हें क्लैन में किसी और की भी जरूरत होगी तो तुम उनसे हेल्प मांग सकती हो। ये सुनने के बाद टीनो बड़े प्यार से क्राय से कहती है, मास्टर क्या आप भी ज्वाइन करेंगे? लेकिन जब उसकी खुद की बारी आती है तो वो सीधा मना कर देता है। एंड अब मीटिंग खत्म होने के बाद क्राय वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गिलबर्ट ऐसी चीजों को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। एंड उसे इग्नोर करता हुआ देखकर वो क्राय को एक बैटल के लिए चैलेंज कर देता है और उससे कहता है कि अगर मैं हार गया तो मैं टीम को ज्वाइन कर लूंगा। क्राय को तो लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मगर फिर भी वो ड्यूल के लिए मान जाता है। मगर उसकी एक शर्त होती है कि उसकी जगह पर टीनो उससे लड़ेगी, और क्योंकि टीनो भी उसकी धुलाई कब से करना चाहती थी, इसीलिए टीनो फौरन मान जाती है। इसी दौरान वो क्राय को भी दिखाना चाहती थी कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। अब बैटल ग्राउंड में गिलबर्ट टीनो से कहने लगता है कि तुम ज्यादा चालाक मत बनो, तुमने कल मुझे धोखे से लात मारी थी, आज मैं दिखाता हूँ कि मेरी असली ताकत क्या है, और तुम्हें हराने के बाद मैं सीधा क्राय पर हमला कर दूंगा। मगर दूसरी तरफ क्राय उससे बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। टीनो उस बंदे को सबक सिखाना चाहती है, इसीलिए वो अपने सारे वेपन्स नीचे फेंक देती है। ये देखकर रोडा और ग्रेग नर्वस होने लगते हैं, क्योंकि हालांकि टीनो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बिना वेपन्स के उसका जीतना काफी मुश्किल हो सकता है। क्राय भी ऐसा ही सोच रहा होता है कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं होगी, क्योंकि गिलबर्ट की स्वॉर्ड उसके लिए खतरा साबित हो सकती है। मगर हम देखते हैं कि गिलबर्ट भी अपनी स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर टीनो को ये यकीन हो जाता है कि अब तो वही जीतने वाली है। एंड मैच शुरू होते ही वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तेजी से पहुंच जाती है। गिलबर्ट उसके पहले अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन वो उसके दूसरे अटैक को डॉज नहीं कर पाता, और वो पिछली बार की तरह सीधा दीवार में जाकर टकराता है। सबको लगता है कि मैच अब फाइनली खत्म हो चुका है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट अपनी जगह पर फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से एक बार उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन इस बार टीनो उसे अपने चोक होल्ड में पकड़ लेती है, और चोक में होने की वजह से वो काफी देर तड़पता हुआ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, और थोड़ी ही देर के बाद वो फ्री भी हो जाता है। मगर उसके फ्री होते ही टीनो उसकी गर्दन पर एक वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। एंड मैच खत्म होने के बाद वो सीधा क्राय का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने ही टीनो को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया। वहीं उस पार्टी के तीनों मेंबर्स टीनो की पावर्स को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। मगर दूसरी तरफ जमीन पर पड़ा हुआ गिलबर्ट, उसे ये यकीन ही नहीं होता कि आखिर कोई उससे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस दिन से गिलबर्ट ने स्वॉर्ड उठाई थी उस दिन से ही उसे ये यकीन था कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। कुछ टाइम तक स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग करने के बाद वो प्रोफेशनल स्वॉर्ड्समैन को हराने लगा। एंड जब उसकी उम्र हुई, वो एक छोटी सी पार्टी बनाकर ट्रेजर वॉल्स को क्लियर करने के लिए चला गया, और आज से पहले वो कभी भी नहीं हारा था। तभी टीनो उसके पास आती है और वो उसे भड़काते हुए कहने लगती है कि वो चाहे तो आज अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन गिलबर्ट इस चीज के लिए मना कर देता है। ये सुनते ही टीनो से समझाने लगती है कि इस तरह का घमंड तुम्हारी जान भी ले सकता है। गिलबर्ट को भी ये अंदाजा हो चुका था कि अगर असली की लड़ाई होती तो वो अब तक कितनी ही बार मारा जा चुका होता, और अब उसे समझ आ गया था कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्राय उससे पूछने लगता है, तुमने अपनी पिछली पार्टी को इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि तुम्हारी और उनकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क था? गिलबर्ट उससे कहता है कि हाँ, पर ये चीज तुम्हें कैसे पता? क्राय उससे कहता है कि ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, मैं भी पार्टी को छोड़ना चाहता था, मगर मैं उस पार्टी को नहीं छोड़ पाया। ये सुनकर गिलबर्ट उसे हैरानी भरी नजरों से देखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वही अपनी पार्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था और उसकी ताकत अपने बाकी के पार्टी के मेंबर से कई ज्यादा है। ये सब सोचने के बाद वो भी क्राय को भगवान जैसा मानने लगता है। तभी क्राय उसकी स्वॉर्ड पर एक लात मारता है, एंड उसके कमांड पर उसकी स्वॉर्ड्स में से बहुत सारी फ्लेम्स बाहर निकलने लगती हैं। ये स्वॉर्ड तो गिलबर्ट के पास सालों से होती है, मगर आज तक वो इतनी ज्यादा फ्लेम्स कभी नहीं निकाल पाया, और क्राय जैसे इन फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा था वो तो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और क्राय ये सब बिना तलवार को छुए कर पा रहा होता है। दरअसल माना मटेरियल दुनिया की हर एक चीज में है, उसे ऐसे ही आंखों से नहीं देखा जा सकता, मगर ट्रेजर वॉल्स में माना कंडेंस होकर अलग अलग चीजें बन जाती हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स और अलग अलग टूल्स। और व्हाइट वुल्फ्स डेन असल में एक ऐसा ही ट्रेजर वॉल्ट है जहाँ की वुल्फ्स फैंटम समन्स होते हैं। एंड क्राय बहुत खुश होता है कि उसने ऐसी खतरनाक जगह पर बाकी सब लोगों को भेज दिया, लेकिन उसके इस फैसले से एवा परेशान होती है। वो क्राय से पूछने लगती है कि क्या ऐसे खतरनाक जगह पर नौसिकी हंटर्स को भेजना सही होगा, लेकिन क्राय उससे कहता है कि ये तो सिर्फ एक लेवल 4 का वॉल्ट है, और देखा जाए तो वो लोग अपने लेवल के मुकाबले काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। एंड क्राय एवा का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि एवा ही थी जिसने उसको गिलबर्ट के बारे में बताया था, और उसे ऐसे शौक होते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा मजा आया। आगे एवा उससे पूछती है कि वो गिलबर्ट के रैलिक को कैसे यूज कर पाया। क्राय उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं था, ये तो काफी इजी था, ये तो इतना इजी था कि अगर गिलबर्ट इस चीज के लिए थोड़ी दिनों तक ट्रेनिंग करता तो वो भी ऐसा कर पाता, मगर मैं सोच रहा हूँ कि गिलबर्ट मुझे फिर से स्वॉर्ड भेज दे। ये सुनकर एवा उससे कहने लगती है, तुम फिर से पैसे बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो ना, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे रैलिक्स है। लेकिन क्राय उससे कहने लगता है कि भले मेरे पास 20 रैलिक्स हो, लेकिन मुझे और चाहिए। एवा समझ जाती है कि इस बंदे से बहस करके कोई फायदा नहीं है। दरअसल ग्रीवर्स का प्रॉफिट सब लोगों में बढ़ता है, और भले ही क्राय कुछ भी काम नहीं करता हो, लेकिन हर
हर महीने उसको मोटा पैसा जरूर मिलता है। तभी क्राई को याद आता है कि उसे तो अपने एक रैलिक को चार्ज करवाना था। तो वो उस रैलिक को चार्ज करवाने के लिए एक लड़की के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बंदा उसे बताता है कि नॉर्दर्न रोड पर एक रोग फैंटम आया है जिसने की कैरावैन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जहाँ पर लेवल 3 के हंटर्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसका मतलब ये है कि वो फैंटम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब थर्ड ऑर्डर नाइट्स उसे हराने के लिए पार्टी बना रहे हैं। एंड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो फैंटम एक वुल्फ है और लोकेशन व्हाइट वुल्फ डैन के पास ही है। डैन में बहुत सारे वुल्फ स्पॉन हुए होंगे और ये सब जब सबको पता चला तो वो सभी लोग उस डैन के बाहर आ गए। लेकिन कोई बंदा अगर उस डैन के अंदर होता तो उसका क्या हाल होता ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये सुनकर क्राई को फिक्र होने लगती है, लेकिन क्राई को पता था कि उसकी पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें क्या ही होगा। पर तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि वुल्फस्टैन की पावर्स बढ़ती ही जा रही हैं, जिसकी वजह से एसोसिएशन भी उसका लेवल बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर एक लेवल 5 की पार्टी जाकर गुम हो चुकी है और अगर वो नहीं हरा पाए तो उसके नीचे के लेवल के हंटर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनने के बाद क्राई को फिर से फिक्र होने लगती है और वो क्वेस्ट को एक और बार चेक करना चाहता है, जिसे चेक करने के बाद क्राई ये समझ जाता है कि ये कोई रैंडम मिशन तो नहीं था, ये तो दरअसल लेंस और रुडोल्फ के लिए एक रेस्क्यू मिशन था जिसके लिए लेवल 5 की टीम परफेक्ट होती। क्राई सोचने लगता है कि मुझे ये मिशन पहले पढ़ लेना चाहिए था, अब मेरे साथी खतरे में पड़ जाएंगे। क्राई की ऐसी हालत को देखकर उन दोनों को शक होने लगता है कि आखिर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। क्राई उनसे कहने लगता है कि उसने टीनो के साथ बाकी के पार्टी मेंबर्स को उस डैन में भेज दिया है। ये सुनकर वो दोनों बंदे घबरा जाते हैं, क्योंकि उसने लेवल 3 के हंटर्स को एक ऐसी डैन में भेज दिया था जिसमें कि लेवल 4 के हंटर्स भी मारे गए थे। तभी क्राई अपनी जगह पर खड़ा होता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे अचानक से कोई जरूरी काम याद आ गया, और ये कहते ही उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि टीनो काफी ज्यादा स्किल्ड है, उसे कुछ भी नहीं होगा, और गिलबर्ट भी उसके स्वॉर्ड के साथ काफी पावरफुल तो है ही। मगर तभी उसे याद आता है कि उसने शो ऑफ के चक्कर में गिलबर्ट की स्वॉर्ड की सारी पावर्स बाहर निकाल दी थी, और अगर गिलबर्ट ने उस स्वॉर्ड को चार्ज नहीं किया होगा तो वो स्वॉर्ड की फ्लेम्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी दौरान टीनो की टीम व्हाइट वुल्फ डेंस की तरफ जा रही होती है और उस डैन के अंदर जाने से पहले ही टीनो को खतरा महसूस होने लगता है। मगर टीनो खुद को शांत करवाती है और वो सबसे कहने लगती है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये मिशन खतरनाक होने वाला है, इसीलिए क्राई ने सिर्फ मुझे कहा है इस मिशन को पूरा करने के लिए। और उसके हिसाब से तो क्राई ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था और हर एक मेंबर को सिलेक्ट करने के पीछे उसका एक अपना रीजन होगा। मगर ग्रेग को उसके ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि अभी अभी कल तो वो उससे मिला है। और तभी गिलबर्ट उनसे कहने लगता है कि मुझे पहले से ही पता था कि उसने अपनी पार्टी क्यों छोड़ी। वो कहने लगता है कि शायद जो चीजें टर्बन में हुई वो उसका शायद पहले से ही प्लान हो, और भले ही ये मिशन उन तीनों के लेवल से ऊपर है, लेकिन फिर भी उन तीनों को पता नहीं कैसे ये यकीन होता है कि वो इस मिशन को पूरा कर लेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए क्राई उन्हें कभी मौत के मुंह में तो नहीं भेजेगा। मगर सच तो सब जानते हैं कि क्राई ने ऐसा ही किया है, तो इसीलिए क्राई ये डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए खुद जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एक हिडन रूम में जाता है, जहाँ पर वो अपने सारे रेलिक्स को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ टीनो की टीम को एक सामने बड़ा वुल्फ दिखता है। वो वुल्फ कोई आम वुल्फ नहीं होता, बल्कि उसके पास एक स्वॉर्ड और एक आर्मर भी था। दूसरी तरफ जब क्राई जा रहा होता है तो एवा उसे देख लेती है। एवा को लगता है कि शायद ये क्राई का कोई ग्रैंड प्लान होगा और टीना असल में खतरे में नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्राई को उसकी फिक्र हो रही है, इसीलिए शायद क्राई उसके पीछे जा रहा होगा। तभी एवा नोटिस करती है कि क्राई के पास एक स्लाइम रैलिक है जो कि इंपीरियल लॉज में इलीगल है, मगर इसके बावजूद क्राई को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि वहाँ उनके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता था। जिसके बाद क्राई अपनी बालकनी में जाकर विंग सूट रैलिक को एक्टिवेट कर देता है ताकि जल्दी से जल्दी उड़कर वो उनके पास पहुंच सके। क्राई उसे जाते हुए बाय तो करती है, लेकिन वो भगवान से ये प्रे भी करने लगती है कि उसकी हालत पहले जैसी ना हो, क्योंकि जिस आखिरी बंदे ने उस विंग सूट को यूज किया था वो जमीन पर टकराने की वजह से मारा गया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रीविंग सोल्स को कैपिटल में आए हुए एक हफ्ता बीत गया है। वहीं पर लूक काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी डिवाइन सोर्ड टुकड़ों में टूट गई थी। उसे इतना परेशान होते हुए देखकर सभी लोग उसे याद करवाते हैं कि वो बस एक लकड़ी की सोर्ड थी, और ऐसा होना तो नॉर्मल था क्योंकि उन्हें लेवल 1 ट्रेजर वॉल्ट में लेवल 4 के साइक्लॉप्स का सामना करना पड़ा था। तभी वहाँ पर एक मोटा सा बंदा आकर उनसे कहने लगता है, तुमने साइक्लॉप्स से लड़ाई करी? अच्छा जोक मारा है तुमने, तुम तो उनसे डर के भाग गए थे ना। ये सुनकर लड़कियां उसे साइक्लॉप्स का सर दिखाती हैं। ये देखकर वो बेचारा बंदा काफी डर जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीनो की पार्टी ने उस फैंटम को हरा दिया है, लेकिन एक मॉन्स्टर को हराने में ही उनकी हालत पतली हो चुकी है। रूडा कहने लगती है कि उसकी ताकत को देखकर उसे ये नहीं लगता कि उसे एक लेवल 4 के वॉल्ट में होना चाहिए। रूडा की इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं क्योंकि वो साइक्लॉप्स सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। ग्रेग गिलबर्ट से पूछता है कि तुमने अपनी स्वॉर्ड की फ्लेम्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? तो गिलबर्ट ग्रेग से कहता है कि कल सारी पावर्स क्राई ने इस्तेमाल कर ली थी, तो अब उसकी स्वॉर्ड में सिर्फ थोड़ी सी ही पावर बची है। ये सुनकर ग्रेग और रोडा परेशानी में कहने लगते हैं कि उन्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि शायद जिन्हें वो बचाने के लिए आ रहे हैं वो अब तक तो मारे जा चुके होंगे, और वैसे भी अगर उनका सामना एक और ऐसे मॉन्स्टर से हो गया तो वो जिंदा तो नहीं बचने वाले। लेकिन टीनो को ये यकीन होता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद वो लेवल 1 स्ट्रेटजी को यूज करने के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि शायद मास्टर ऐसा ही चाहते होंगे और स्वॉर्ड की सारी फ्लेम्स को खत्म करने के पीछे उन्हीं का कोई प्लान होगा। और थोड़ी देर चलते चलते वो ट्रेजर वॉल्ट के काफी करीब पहुंच जाते हैं,
जहाँ पर वो चुपके से देखते हैं कि सारे वुल्फ्स के पास आर्मर और वेपन्स होते हैं। इसका मतलब ये था कि जिस वुल्फ से उनका सामना हुआ था वो कोई स्पेशल वुल्फ नहीं था, बल्कि ऐसे वुल्फ यहाँ पर हजारों की मात्रा में है। टीनो उन सबको बताती है कि व्हाइट वुल्फ डैन असल में सिल्वर मून्स का है एंड उनके साइज को देखकर उसे ये लग रहा था कि ये लोग डैन में अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर गिलबर्ट अपना आपा खोकर उन पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन टीनो उसे हमला करने से रोक देती है और उससे कहने लगती है कि एक लीडर के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि सभी लोग यहाँ से जिंदा वापस बचकर जाएं। इसके बाद वो एक प्लान बनाती है कि रूडो और वो सबसे ज्यादा तेज है, तो वो लोग वहाँ जाकर मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ भटकाएंगे और मौके का फायदा उठाकर गिलबर्ट और ग्रेग उन्हें पीछे से ही मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम क्राई को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ सीधा उनकी तरफ आ रहा होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के टीम मेंबर्स अगर मारे भी जाएं, उसे बस टीनो जिंदा चाहिए थी। दूसरी तरफ टीनो और उसके टीममेट्स उसके प्लान को फॉलो करते हैं और कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर और भी ज्यादा फैंटम्स आ जाते हैं और उन इतने सारे फैंटम्स को देखकर वो उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी पार्टी के मेंबर्स ज्यादा बुरे नहीं होते। गिलबर्ट भले ही ज्यादा बोलता है, लेकिन वो लड़ाई में भी काफी एक्सपर्ट है। वहीं ग्रेग के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो टीम में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। रोडा भले ही लड़ाई में ज्यादा माहिर ना हो और वो ज्यादा ताकतवर भी ना हो, लेकिन फिर भी वो एनिमीज को लोकेट करने में सबसे ज्यादा काम आती है। और अगर रूडा ना होती तो टीनो भी इतने अच्छे से नहीं लड़ पाती। टीनो को अभी भी यही लग रहा होता है कि उसके मास्टर ने उसके लिए ये सारी चीजें पहले से ही कैलकुलेट करी हैं, बिल्कुल किसी भगवान की तरह। वहीं जब गिलबर्ट लड़ाई कर रहा होता है तो उसे अपने पुराने टीममेट्स की बात याद आने लगती है कि कैसे उसके टीम मेंबर्स उसके साथ अच्छे से काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से उसने उनकी टीम को लेफ्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि अब वो एक ऐसी सिचुएशन में है, इसीलिए उसे उनकी फीलिंग्स अच्छे से समझ आ रही होती हैं। उसने कभी भी अपनी पिछली टीम की फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं और उसे कभी महसूस भी नहीं हुआ था कि एक टीम के साथ में लड़ना इतना ज्यादा मजेदार भी हो सकता है। एंड वो सभी लोग उन सारे मॉन्स्टर्स को हराकर एक बड़े से रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक बड़े से मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है। ये सब महसूस करने के बाद ग्रेग तुरंत उन्हें कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेकिन टीनो उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहती है कि वो सब यहाँ तक बिना इंजरी के पहुंच गए हैं, तो हो सकता है कि वो बॉस को हराने में भी कामयाब हो जाएं। और अगर तुम इतना संभल कर चलोगे तो तुम ग्रो कभी भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर ग्रेग कहने लगता है कि एक बार वो लेवल 4 का हंटर बन जाए, फिर वो उसके लेवल के नीचे के ट्रेजर वॉल्स को आसानी से पार कर पाएगा। क्योंकि जब भी ग्रेग को कोई ताकतवर मॉन्स्टर दिखता था वो उससे बचकर वहाँ से भाग जाया करता था और उसने ऐसे ही अपने कई साथियों को मरते हुए देखा। टीनो उन सबसे कहती है कि उसने फर्स्ट स्टेप को इसीलिए ज्वाइन करा क्योंकि वो खुद की सोच को और खुद को पूरी तरह से बदलना चाहती थी, और यही वजह है कि मास्टर ने इस प्लान के लिए मुझे चुना है। मास्टर ने हम लोगों को रैंडमली नहीं चुना है, बल्कि वो सभी हमें बदलना चाहते हैं, हमें और पावरफुल बनाना चाहते हैं। ये सभी असल में उसी का प्लान है। रूडा उससे पूछती है कि क्राई ने तुम्हें क्यों चुना। ये सुनकर वो सोच में बढ़ जाती है, लेकिन फिर वो थोड़ा सोचने के बाद कहने लगती है कि मैं थोड़ी सेक्सी दिखती हूँ ना, और मेरी ब्रेस्ट भी थोड़ी बड़ी है, इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ हम क्राई को देखते हैं जो कि अभी भी टीनो को ढूंढे ही जा रहा होता है, लेकिन टीनो उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती और ऊपर से उसने जो रैलिंग पहनी होती है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। और यार किस गधे ने ये रैलिंग बना ली, इसके अंदर तो ब्रेक्स भी नहीं है। ये कहने के बाद वो सीधा जाकर एक ट्रेजर वॉल्ट में जाकर टकरा जाता है, मगर चारों तरफ टकराता टकराता वो पता नहीं कैसे ट्रेजर वॉल्ट में एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ टीनो की पार्टी एक बड़े से बॉस से लड़ रहे होते हैं जो कि एक बहुत बड़ा बीस्ट वुल्फ होता है। वो वुल्फ उन तीनों पर लगातार हमले किए जा रहा था, लेकिन उस पार्टी के मेंबर्स उसे डॉज करते हुए सिर्फ यही सोच रहे होते हैं, ये वुल्फ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, हम इसे कैसे हरा पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ टीनो की उल्टी खोपड़ी चलती है और वो सोचने लगती है कि इस वुल्फ ने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो शायद यही इस बॉस का वीक स्पॉट होगा। जिसके बाद गिलबर्ट भी आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के अगले अटैक को उसके करने से पहले ही रोक देता है। ये देखकर ग्रेग उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे ऐसा नहीं करने देता। टीनो अपनी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके सारे अटैक्स को डॉज करती है। इसी दौरान रूडा टीनो को नोटिस करती है और उसे ये पता चलता है कि टीनो की आंखों में जरा भी डर नहीं दिख रहा। इसके बाद वो वुल्फ सीधा ग्रेग पर हमला कर देता है और जब ग्रेग उसे ब्लॉक करने जाता है तो उसकी तलवार ही बीच में से टूट जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर टीनो पर हमला करने के लिए जैसे ही जाता है, टीनो उसकी गर्दन पर चढ़कर उसकी गर्दन पर वार कर देती है। उस हमले की वजह से वो बॉस तो हार जाता है, लेकिन उसने टीनो के पैर को तोड़ दिया था। लेकिन टीनो उन सबसे कहने लगती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है और एक पोशन निकालकर वो खुद को हील कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेग को देखते हैं जो कि अपनी टूटी हुई तलवार को देखकर दुखी हो रहा होता है। ये देखकर टीनो उस मॉन्स्टर की तलवार ग्रेग को दे देती है और कहती है कि अब इस तलवार को तुम चलाओगे। इसके बाद वो लोग रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है, जिस हमले से उनके लिए बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था।